नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मॉर्गन हाउसल की एक पावरफुल बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। पैसा, जिसे हम सभी अपने जीवन में अधिक मात्रा में चाहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इसे समझने के लिए भी एक अलग प्रकार की सोच या व्यवहार की आवश्यकता होती है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी बात को गहराई से समझाती है। यह किताब केवल निवेश के गुण सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पैसों के प्रति हमारी सोच और हमारे फैसलों के पीछे के मनोविज्ञान को भी उजागर करती है। किताब बताती है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे इसका सही उपयोग किया जाए और कैसे इस धन को बचाया और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल की ऑडियंस टॉप 1% कम्युनिटी से है और हमें शॉर्ट्स एवं रील्स पर समय बर्बाद करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनका हर 10-15 सेकंड में मूड और फोकस बदल जाता है, उनका ये व्यवहार उनके कमजोर माइंडसेट को दर्शाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो पूरे देखेंगे तो आप खुद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाएंगे। तो आइए जुड़िए टॉप 1% कम्युनिटी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सभी दोस्तों, भाई बहनों का धन्यवाद टॉप 1% कम्युनिटी से जुड़ने के लिए। हमें आप पर गर्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को एक बार पूरी जरूर पढ़ें। इस किताब को हिंदी और अंग्रेजी में खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाकर इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस बुक के पहले चैप्टर का नाम है नो वन इज क्रेजी। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि लोग पैसे के मामले में क्यों और कैसे अलग अलग निर्णय लेते हैं, और यह कि किसी का आर्थिक फैसला पागलपन नहीं है, बल्कि उनके अनुभवों का नतीजा है। इस चैप्टर में ऑथर मॉर्गन हसल बताते हैं कि पैसे से संबंधित किसी भी फैसले को देखते समय हम अक्सर दूसरों के निर्णयों को अजीब या गलत मान सकते हैं, परंतु मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब बात पैसे की होती है तो कोई भी पागल नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, हालात और परिवेश के आधार पर पैसे से जुड़े निर्णय लेता है। यह फैसले हमारे वित्तीय अनुभवों से प्रभावित होते हैं, जो हर किसी के लिए अलग होते हैं। फाइनेंशियल बिहेवियर इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंस मीन्स आपका पैसे के साथ संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 1970 के दशक में स्टॉक मार्केट क्रैश का अनुभव किया है, तो संभव है कि वे आज भी शेयर बाजार में निवेश करते हुए सतर्कता बरतें। इसके विपरीत, जिसने सिर्फ बुल मार्केट बूम देखा है, वह अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए हर किसी का निवेश या खर्च करने का तरीका उनकी परिस्थिति और अनुभवों का परिणाम होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोग पैसे के साथ जो भी करते हैं, उन्हें अपने नजरिए से सही लगता है। इसलिए किसी के फैसले को देखकर उसे गलत ठहराना समझदारी नहीं होती। आपके लिए जो व्यवहार मूर्खतापूर्ण लग सकता है, वह दूसरे के लिए एक स्मार्ट फैसला हो सकता है, क्योंकि वह अपने अनुभवों से उस निर्णय तक पहुंचा है। आपका इतिहास आपके निर्णयों को बनाता है। योर हिस्ट्री क्रिएट्स योर डिसीजंस। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि हमारा वित्तीय व्यवहार अक्सर अनजाने में हमारे अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने कठिनाई के समय पैसे की कमी झेली है, तो वह भविष्य में ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करेगा। वहीं जिसने हमेशा वित्तीय स्थिरता देखी हो, वह बड़ी आसानी से बड़े खर्चों को जायज ठहरा सकता है। यहाँ तक कि जब दो लोग समान आर्थिक परिस्थितियों में होते हैं, तो भी उनके फैसले अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव अलग रहा होता है। इसी वजह से हर किसी का पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने का तरीका अलग होता है। इस बात को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। अमेरिका में लो इनकम वर्ग के लोग सालाना $400 तक लॉटरी पर खर्च करते हैं, जो लगभग 30,000 रुपये के बराबर है। ये संख्या आपको चौंका सकती है, खासकर जब आप यह जानेंगे कि लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन जो लोग इस पैसे को खर्च करते हैं, उनके लिए यह एक सपना होता है, अमीर बनने का सपना, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति रातों रात बदल सकती है। यहाँ लेखक यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वित्तीय निर्णय को आप पागल या गलत मानते हैं, उसके पीछे किसी व्यक्ति का जीवन का नजरिया और जरूरतें हो सकती हैं। उन लोगों के लिए लॉटरी एकमात्र ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वे अमीर बनने की कल्पना कर सकते हैं। यह उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का नतीजा है, न कि केवल एक बेवकूफ़ी भरा निर्णय। दूसरों के फैसलों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स डिसीजंस। पैसे के बारे में हर किसी का व्यवहार अलग अलग होता है। हम सभी अलग अलग पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में बड़े होते हैं, और यही कारण है कि हमारे पैसे के साथ संबंध भी अलग होते हैं। किसी को सुरक्षा पसंद है तो वह पैसा बचाने पर ध्यान देगा। किसी को अवसरों का फायदा उठाना पसंद है तो वह जोखिम उठाने के लिए तैयार होगा। कोई बहुत ज्यादा निवेश करेगा, जबकि कोई बहुत कम।
इसका मतलब यह नहीं कि उनमें से कोई गलत है। हर किसी के पास अपनी खुद की सोच और तर्क होते हैं। दुनिया को देखने का अपना नजरिया, आवर ओन लेंस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया अक्सर हमारी वित्तीय समझ को प्रभावित करता है। लेखक का मानना है कि हम सब इस दुनिया को अपने अपने अनुभवों की पतली परतों के जरिए देखते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग मुश्किल हालात में पले बड़े होते हैं वे अक्सर पैसे को लेकर अधिक सुरक्षात्मक होते हैं, जबकि जिन्होंने आर्थिक संपन्नता देखी है वे जोखिम लेने में अधिक सहज होते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई या जानकारी का स्तर भी इस सोच को नहीं बदल पाता। आप कितने भी शिक्षित क्यों न हो, लेकिन आप दुनिया को अपने अनुभवों के जरिए ही देखते हैं और उसी आधार पर पैसे के फैसले करते हैं। सबकी अपनी कहानी, एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरी। हर कोई अपनी आर्थिक यात्रा में एक अनूठी कहानी के साथ आता है। इसी वजह से लोगों के वित्तीय निर्णय अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि कोई व्यक्ति अपने पैसे के साथ गलत कर रहा है, लेकिन उसके लिए यह फैसला उसके जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। लेखक यही कहना चाहते हैं कि जब तक आप किसी की परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझते, तब तक उनके आर्थिक निर्णयों का सही या गलत होना तय नहीं किया जा सकता। चलो अब हम लक एंड रिस्क यानी किस्मत और जोखिम चैप्टर को विस्तार से समझते हैं। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि हमारे जीवन और आर्थिक सफलता में किस्मत और जोखिम का कितना बड़ा योगदान होता है। लोग अक्सर अपनी सफलता को केवल अपनी मेहनत का परिणाम मानते हैं, जबकि किस्मत और जोखिम का भी इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। जब हम किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं तो आमतौर पर हम उसकी मेहनत और कौशल पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी में 2 अन्य महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किस्मत, लक, और जोखिम, रिस्क। दोनों ही कारक आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन ये आपकी सफलता और असफलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मॉर्गन हाउसल बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स की सफलता की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वे एक ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ते जहां कंप्यूटर की सुविधा थी तो क्या होता? सिएटल के लेक्साइड स्कूल, जहां बिल गेट्स पढ़े, में 1968 में एक कंप्यूटर आ गया था। उस समय दुनिया के ज्यादातर हाई स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ बात थी और यहीं से बिल गेट्स का कंप्यूटर में रुचि और विशेषज्ञता शुरू हुई। अब कल्पना कीजिए, अगर गेट्स ने उस स्कूल में दाखिला नहीं लिया होता या उस स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती, तो क्या गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनी बना पाते? शायद नहीं। यही किस्मत का हिस्सा है। बिल गेट्स का उस समय उस स्कूल में होना और कंप्यूटर के साथ उनकी शुरुआत पूरी तरह से उनकी किस्मत का खेल था। 10 लाख में एक मीन्स 1 in a million। लेखक ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए गणितीय तुलना की है। 1968 में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में लगभग 30 करोड़ हाई स्कूल की उम्र के बच्चे थे, जिनमें से केवल 3 लाख बच्चे वॉशिंगटन राज्य में रहते थे और उनमें से सिर्फ 300 छात्र लेक्साइड स्कूल में पढ़ते थे। इसका मतलब है कि दुनिया में 10 लाख बच्चों में से केवल एक बच्चा ऐसा था जिसे बिल गेट्स जैसा अवसर मिला। यह कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि बिल गेट्स की सफलता में किस्मत ने कितना बड़ा योगदान दिया। सफलता में किस्मत और प्रयास का मिश्रण मीन्स मिक्स ऑफ लक एंड एफर्ट इन सक्सेस। बिल गेट्स का उदाहरण यह साबित करता है कि मेहनत और प्रतिभा के साथ साथ किस्मत का भी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गेट्स ने सही समय पर सही जगह पर होने का फायदा उठाया। अगर वे उस स्कूल में नहीं होते तो शायद हम आज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की। किस्मत ने उन्हें सही मौके दिए, लेकिन उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। यही मेहनत और किस्मत का सही संतुलन है। किसी भी सफलता में यह संतुलन आवश्यक होता है। द रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं जोखिम की। किस्मत की तरह जोखिम भी एक ऐसा कारक है जिसे आप न तो देख सकते हैं और न ही पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। लेखक एक और कहानी सुनाते हैं बिल गेट्स के ही क्लासमेट्स के बारे में। बिल गेट्स के साथ पढ़ने वाले कुछ और प्रतिभाशाली छात्र थे। उनमें से एक केंट इवांस, जो गेट्स का बेहद करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, एक पर्वतारोहण दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। अगर वह जीवित रहता तो शायद वह भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का हिस्सा होता। यह घटना हमें यह बताती है कि जोखिम जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली या मेहनती क्यों ना हो, कभी कभी जोखिम आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। जिस तरह किस्मत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, उसी तरह जोखिम आपको नीचे गिरा सकता है। What you see is not the whole story। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी मेहनत, उसके कौशल और उसके सही निर्णयों को ही मान्यता देते हैं।
हम यह भूल जाते हैं कि उसकी सफलता में किस्मत और जोखिम ने भी बड़ा योगदान दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने बड़ा जोखिम उठाया और वह सफल हो गया तो उसे हम साहसी या नायक कहने लगते हैं। वहीं अगर वही व्यक्ति असफल हो गया तो हम उसे असफल या गलत कह देते हैं। लेकिन यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वही जोखिम लिया था जो किसी और ने लिया और सफल हो गया। द ट्विन नेचर ऑफ लक एंड रिस्क, मॉर्गन हाउसल यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं। भाग्य और जोखिम जुड़वा है। जहाँ एक और भाग्य आपकी सफलता के दरवाजे खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर जोखिम आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। किसी की सफलता को देखकर हमें उसकी किस्मत और जोखिम दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी मेहनत या प्रयास कम है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि किसी की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसमें किस्मत और जोखिम दोनों का मिश्रण होता है। रोल ऑफ लक एंड रिस्क इन सोसाइटी। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि किस्मत और जोखिम का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज पर भी लागू होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कंपनी को सही समय पर सही निर्णय लेने का मौका मिलता है तो वह कंपनी बड़ी हो सकती है। वहीं अगर किसी कंपनी ने उसी समय पर थोड़ा सा भी गलत कदम उठाया तो वह कंपनी दिवालिया हो सकती है। यही किस्मत और जोखिम का खेल है। लेखक कहते हैं कि हमें किसी की सफलता या असफलता को केवल उसकी मेहनत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि किस्मत और जोखिम दोनों ही हर सफलता और असफलता में बराबर का योगदान करते हैं। चैप्टर लक एंड रिस्क हमें यह सिखाता है कि सफलता और असफलता का खेल केवल मेहनत और कौशल का नहीं है, बल्कि इसमें किस्मत और जोखिम भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसकी सफलता में उसकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी योगदान है, और उसी तरह जब कोई असफल होता है तो उसमें भी जोखिम का असर होता है। इसलिए जीवन में सफलता को केवल व्यक्तिगत प्रयासों का नतीजा मानना उचित नहीं है, बल्कि किस्मत और जोखिम को भी इसका हिस्सा समझना चाहिए। थर्ड चैप्टर इज नेवर इनफ, यानी कभी भी पर्याप्त नहीं, अध्याय को विस्तार से समझते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान के पास चाहे जितना भी पैसा हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लालच और अधिक पाने की चाहत इंसान को कभी चैन से नहीं बैठने देती। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में समझाते हैं कि पैसा कमाने और संतुष्टि पाने के बीच एक गहरा अंतर है, और इसी अंतर को समझना जरूरी है। चैप्टर 3 नेवर इनफ। पैसे की चाहत एक अंतहीन दौड़ की तरह होती है। जितना भी पैसा मिल जाए, इंसान को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं कि संतोष और पैसा कमाने के बीच सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, वरना हमारी पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल सकती है। द स्टोरी ऑफ अ बिलियनियर। लेखक इस अध्याय में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। वे एक पार्टी में मौजूद थे जहां एक अरबपति लेखक और एक हेज फंड मैनेजर भी शामिल थे। पार्टी के दौरान इस अरबपति ने हेज फंड मैनेजर से कहा, तुम एक दिन में इतना पैसा कमा लेते हो जितना मैंने अपनी किताब से पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। लेकिन हेज फंड मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, संतोष, सैटिस्फैक्शन। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि चाहे कितना भी पैसा हो, अगर इंसान को संतोष नहीं है तो वह कभी अमीर नहीं हो सकता। पैसा जितना ज्यादा हो, इंसान की ख्वाहिशें उतनी ही बढ़ जाती हैं। संतोष वह दुर्लभ गुण है जो असली खुशी और मानसिक शांति प्रदान करता है। अंडरस्टैंडिंग योर लिमिट्स। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने लक्ष्यों और ख्वाहिशों की सीमाएं नहीं समझते। एक बार जब हम किसी विशेष स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमें और आगे बढ़ने की चाहत होने लगती है। हम अपने गोल पोस्ट को बार बार आगे बढ़ाते रहते हैं और इस प्रक्रिया में कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेखक का कहना है कि खुद को खुश रखने के लिए यह जरूरी है कि हम समझें कि हमें कितना चाहिए और कब हमें रुकना है। अपने लिए वास्तविक लक्ष्यों को सेट करना और उन्हें पूरा करने के बाद संतोष पाना ही असली अमीरी है। द डाउनसाइड ऑफ ग्रीड। इस अध्याय में लेखक लालच के नकारात्मक प्रभावों पर भी बात करते हैं। लालच वह ताकत है जो इंसान को कभी शांत नहीं बैठने देती। चाहे इंसान कितना भी कमा ले, उसे हमेशा और अधिक चाहिए होता है। इस चक्कर में वह अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को भी जोखिम में डाल सकता है। लेखक ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और दिलचस्प कहानी साझा की है। यह कहानी राजनेता और निवेशक राजेट मिलर की है, जो वॉलबर्ग के फेमस इन्वेस्टर थे। उन्होंने शेयर बाजार में बहुत बड़ी रकम कमाई, लेकिन एक दिन अपने लालच के कारण सारी संपत्ति गंवा बैठे।
रॉजर मिलर ने 1939 की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के समय शॉर्ट सेलिंग से खूब पैसा कमाया, लेकिन उनका लालच खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बार बार और अधिक पैसा कमाने की कोशिश की और अपनी सारी संपत्ति खो दी। डोंट मूव योर गोल पोस्ट्स। लेखक का यह भी कहना है कि अमीर बने रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप अपने लक्ष्यों को बार बार न बदलें। अगर आपने एक बार तय कर लिया कि आपको कितना चाहिए, तो उस लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। बार बार अपने गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना न केवल आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है, बल्कि आपके पैसे को भी खतरे में डाल देता है। यहाँ लेखक का इशारा है कि हमें कभी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पाने की चाहत में हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। लालच एक ऐसी चीज है जो हमें लगातार और अधिक पाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन असल खुशी तभी मिलती है जब हम अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट हों। द परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस। कभी कभी लोग महान बनने की कोशिश में अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब उनके पास अधिक पैसा होगा तब वे खुश होंगे, लेकिन यह एक झूठा भ्रम है। लेखक ने यह समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया है। हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस और वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशकों ने भी हमेशा अपनी सीमाओं को समझा और अपनी संपत्ति को बनाए रखा। वे यह जानते थे कि कब रुकना है, कब जोखिम उठाना है और कब संतोष करना है। बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि जीवन में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ न कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन इसमें एक संतुलन होना चाहिए। ज्यादा जोखिम लेने से आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि आप सब कुछ खो दें। इसलिए लेखक कहते हैं कि पैसे के खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि आप संतुलन बनाए रखें। आपको अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के बीच एक सही तालमेल बिठाना होगा। केवल तब आप मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद वेल्थ। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि आपका धन के साथ रिश्ता कैसा है। यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना अधिक पैसा होगा उतना ही वे खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा खुशी का एकमात्र साधन नहीं हो सकता। लेखक का कहना है कि हमें पैसे के साथ अपना रिश्ता समझना होगा। पैसा एक साधन है, न कि लक्ष्य। अगर हम इसे साधन की तरह देखते हैं तो हम इसे सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे लक्ष्य समझते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंटमेंट। अंत में लेखक संतोष का महत्व बताते हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए होगा, और यह अंतहीन दौड़ हमें थका देगी। संतोष पाने का मतलब है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश और संतुष्ट हैं। यह मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। लेखक का कहना है कि असली अमीरी संतोष में है, न कि पैसे के असीमित ढेर में। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग के बारे में आमतौर पर लोग जानते तो हैं, लेकिन इसकी असली ताकत और इसका प्रभाव समझना काफी मुश्किल है। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में कंपाउंडिंग को एक जादू की तरह समझाते हैं, जिसका असर धीमे धीमे होता है, लेकिन जब यह असर दिखाना शुरू करता है तो इसके परिणाम जबरदस्त होते हैं। कंपाउंडिंग की असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के काम करने देते हैं। लेखक इस अध्याय में वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट की कुल संपत्ति आज 14.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी अधिकांश संपत्ति तब आई जब वे 60 साल के हो चुके थे। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए होते तो शायद ही उनकी इतनी प्रसिद्धि होती। वॉरेन बफेट ने 13 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था और उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक कंपाउंडिंग का लाभ उठाया। बफेट की सफलता का राज यह नहीं था कि वे एक असाधारण निवेशक थे, बल्कि यह था कि उन्होंने निवेश को लंबे समय तक चलने दिया। कंपाउंडिंग का असली जादू तब काम करता है जब आप इसे समय देते हैं। कंपाउंडिंग का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग का असली प्रभाव समय के साथ आता है। अगर आप कंपाउंडिंग का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। जब आप अपने निवेश को समय देते हैं तो धीरे धीरे वह बढ़ता है और अंत में इसका प्रभाव विशाल हो सकता है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह छोटे छोटे निवेशों को बड़ी संपत्ति में बदल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसे लंबे समय तक चलने दें और बीच में इसे न तोड़ें। समय की शक्ति, द पावर ऑफ टाइम। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। अगर आप धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आप कंपाउंडिंग के जादू का अनुभव करेंगे। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब यह बढ़ने लगता है तो यह बड़ी तेजी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग का जादू तब शुरू होता है जब आप अपने निवेश को समय देते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो आपको यह समझना होगा कि धैर्य और लंबी अवधि का निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग अमीर बन तो जाते हैं, लेकिन वे इस दौलत को बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए साहस और रिस्क एंड करेज टू गेट वेल्थ। अमीर बनने के लिए आपको बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और इसमें जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना होता है और आशावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। जोखिम और अवसरों को समझकर ही आप दौलत कमा सकते हैं। अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और सतर्कता, ह्यूमिलिटी एंड कॉशन टू स्टे वेल्थी। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको संयम, विनम्रता और सतर्कता की जरूरत होती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि जब आपके पास पैसा आ जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप उसे सुरक्षित कैसे रखें। लालच और अधिक पाने की चाहत में हम अक्सर बड़े जोखिम उठा लेते हैं और यही हमारी गिरावट की वजह बन सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अमीर बने रहने के लिए एक खास मानसिकता की जरूरत होती है, जिसमें डर और विनम्रता शामिल होनी चाहिए। आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी आपके पास है वह कभी भी खो सकता है। इसलिए जब आपके पास पैसा हो तो उसे बहुत ही सावधानी से संभालें। वॉरेन बफेट का दृष्टिकोण, वॉरेन बफेट्स पर्सपेक्टिव। लेखक यहाँ वॉरेन बफेट का दृष्टिकोण साझा करते हैं। बफेट हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि पैसे को बचाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि उसे कमाना। उन्होंने कई बार कहा है कि रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब यह है कि अमीर बने रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अमीर बनना। आपको अपने पैसे को बचाने के लिए उसी प्रकार से सोचने की जरूरत है जैसे आप उसे कमाने के लिए सोचते हैं। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप वास्तव में उन टॉप 1% लोगों में से हैं जिनका माइंडसेट ग्रोथ और रिचनेस की ओर है। आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और यही रिच माइंडसेट वाले लोगों की खासियत होती है। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की ओर। चैप्टर 6, पूंछ आपको जीत दिलाती है, टेल्स यू विन। चैप्टर टेल्स यू विन में मॉर्गन हाउसल ये समझाते हैं कि जीवन और निवेश में सफलता का रास्ता सिर्फ 1-2 बड़े और सही फैसलों से होकर गुजरता है। अधिकतर लोगों के छोटे छोटे प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास मौके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि असफलताओं से निराश होने की बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और सही मौके की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बड़े फैसले ही हमारे सभी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट और पूंछ का उदाहरण, स्टॉक मार्केट एंड टेल्स एग्जाम्पल। लेखक ने इस विचार को समझाने के लिए स्टॉक मार्केट का उदाहरण दिया है। स्टॉक मार्केट में अधिकांश निवेशक कई कंपनियों में निवेश करते हैं। उनमें से कुछ निवेश असफल होते हैं, कुछ मामूली रिटर्न देते हैं, लेकिन केवल कुछ ही निवेश बड़े मुनाफे का कारण बनते हैं। ऐसे निवेशों को टेल कहा जाता है, जो असाधारण रिटर्न देते हैं और आपकी पूरी निवेश यात्रा को सफल बना सकते हैं। यहाँ टेल से लेखक का मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो इतना बड़ा असर डालते हैं कि वे हमारी सारी असफलताओं और गलतियों की भरपाई कर सकते हैं। चाहे आप कितने भी निवेश या जीवन के फैसले लें, सब में सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन जब एक फैसला सही होता है तो उसका असर आपकी समग्र स्थिति पर पड़ता है। जीवन में भी पूंछ का महत्व, टेल्स इन लाइफ एज वेल। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी असफलताएं होती हैं, लेकिन कुछ बड़े मौके हमें ऐसी सफलता दिला सकते हैं जो हमारी बाकी सभी असफलताओं को छिपा ले। चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो या व्यक्तिगत निर्णय, सब में कुछ चुनिंदा सफलताएं आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमें हर असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। असफलताओं से घबराएं नहीं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। जब आप असफल होते हैं तो आपको यह समझना होगा कि असफलताएं और गलत फैसले आपकी यात्रा का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बड़े और सही फैसले आपकी पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए जीवन और निवेश में हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और सही मौके की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़े मौके की पहचान करें। आइडेंटिफाई द बिग अपॉर्चुनिटीज। लेखक का कहना है कि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही मौके की पहचान करते हैं और उसके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब एक सही मौका आपके सामने आता है और आप उसका लाभ उठाते हैं, तो वही मौका आपकी सफलता की कहानी लिखता है। चैप्टर 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। लेखक मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि पैसे का असली मूल्य स्वतंत्रता में होता है, यानी अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता। अधिकांश लोग अपनी दिनचर्या में
किसी न किसी के शेड्यूल और उम्मीदों के अनुसार काम करते हैं, जिससे वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। लेखक बताते हैं कि पैसा केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि समय और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के लिए होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सकते हैं, चाहे वह काम के घंटे हों, समय कैसे बिताना है या रिश्तों पर ध्यान देना हो। पैसा आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप अपने तरीके से जीवन जिएं। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनने का असली मतलब महंगे सामान खरीदने से नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता से जुड़ा है। जब आपके पास अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी होती है, तो यह असली दौलत है जो जीवन को अधिक संतोषजनक और आनंदमय बनाती है। चैप्टर 8, मैन इन द कार, पैराडॉक्स। मॉर्गन हाउसल इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं कि लोग अमीर दिखने के लिए चीजें खरीदते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दूसरों को उनकी दौलत के बजाय सिर्फ वस्तुएं दिखती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई महंगी कार खरीदता है तो वह सोचता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग कार की ओर देखते हैं, न कि कार चलाने वाले व्यक्ति की ओर। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हम चीजें दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं, जबकि अधिकतर लोग इन वस्तुओं को देखकर केवल अपने सपनों की कल्पना करते हैं। वे उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते जो उसे चला रहा है। यह मैन इन द कार पैराडॉक्स कहलाता है। लोग खुद को अधिक सफल और प्रभावशाली दिखाने की कोशिश में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इससे उन्हें वह संतोष नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। चैप्टर का मुख्य संदेश है कि अपने खर्चों को दिखावे के लिए करना कभी वास्तविक खुशी नहीं देता। असली संतोष आपके भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। चैप्टर 8, धन का संबंध। मॉर्गन हाउसल ने इस विचार पर ध्यान केंद्रित किया है कि पैसे का प्रबंधन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ा है। इस अध्याय में हाउसल ने बताया है कि लोग पैसे के प्रति अपनी सोच को अपने अनुभवों, सामाजिक प्रभावों और व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि समृद्धि और असफलता के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है और एक ही स्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हाउसल ने यह महत्वपूर्ण बात भी की है कि वित्तीय सफलता का कोई एक पैमाना नहीं होता। हमारी भावनाएं और निर्णय ही हमें धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि पैसे का सही उपयोग संतुलन और खुशी लाने में होता है, न कि केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में। चैप्टर 9, कम पर ध्यान दें। मॉर्गन हाउसल ने यह बताया है कि हमें अपनी वित्तीय सफलता को हासिल करने के लिए कम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाउसल ने बताया है कि अक्सर लोग अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि असली धन संचय इसी में है कि हम अपने खर्चों को नियंत्रित करें। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया है कि धनी बनने के लिए बड़ी आय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करने की आदतें महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में लेखक ने वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्थिरता और संयम का महत्व बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि छोटी छोटी बचत और खर्चों पर नियंत्रण समय के साथ बड़े परिणाम ला सकते हैं। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता का रास्ता भौतिक वस्तुओं का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि समझदारी और संयम से खर्च करना और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना है। चैप्टर 10, रुपये के पीछे की कहानी। मॉर्गन हाउसल ने हमें यह समझाया है कि पैसे की असली ताकत उसकी कहानी में होती है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि धन केवल संख्याओं का समूह नहीं है, यह हमारी भावनाओं, अनुभवों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। हाउसल ने साझा किया है कि कैसे पैसे की धारणा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होती है। हाउसल ने यह भी उल्लेख किया है कि पैसे का मूल्य तब बढ़ता है जब हम इसे अपने जीवन में सही मायने में उपयोग करते हैं। जब हम धन को खुशियों, सुरक्षा और संतोष के लिए खर्च करते हैं, तब वह अपनी पूरी क्षमता में होता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि पैसे का सही उपयोग और उसके पीछे की कहानी को समझना आवश्यक है। जब हम पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं, तब हम इसे अपने जीवन में सही दिशा में ले जा सकते हैं। अंत में यह चैप्टर हमें यह याद दिलाता है कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझना और उसे संवारना वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। चैप्टर 11, धन का अहंकार। पैसे की मनोविज्ञान के इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने धन और अहंकार के बीच के संबंध को उजागर किया है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे धन अक्सर लोगों में अहंकार और गर्व की भावना पैदा करता है। हाउसल ने यह समझाया है कि जब लोग अपनी वित्तीय स्थिति को दूसरों के साथ तुलना करते हैं, तो यह उन्हें संतोष की बजाय असंतोष की ओर ले जाता है।
हॉसेल ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि असली समृद्धि और संतोष तब हासिल होता है जब हम अपने भीतर के अहंकार को नियंत्रित करते हैं और अपनी जरूरतों को समझते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जो लोग धन का सही उपयोग करते हैं वे अधिक सुखी होते हैं, जबकि धन के प्रति केवल दिखावे का रवैया रखने वाले अक्सर तनाव में रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन का अहंकार हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की तुलना में खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता तब होती है जब हम अहंकार को छोड़कर संतोष और सरलता की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। चैप्टर 12 में मॉर्गन हाउसल इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि जीवन और वित्तीय दुनिया में अनिश्चितता का एक अहम स्थान है। हम भले ही भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने का प्रयास करें, लेकिन अक्सर अप्रत्याशित घटनाएं हमारी योजनाओं को उलट देती हैं। वित्तीय बाजार में अनिश्चितता और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि आर्थिक संकट, युद्ध, महामारी और तकनीकी नवाचार जैसी अनपेक्षित घटनाएं हमारे वित्तीय निर्णयों और जीवन पर गहरा असर डालती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग अक्सर अतीत का अध्ययन करके भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, लेकिन यह एक सीमित दृष्टिकोण है। इतिहास से हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही घटनाएं फिर से उसी तरह घटित हों। अप्रत्याशित चीजें हमेशा होती हैं और यह किसी भी योजना को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि भविष्य में हमेशा अनिश्चितता रहेगी। इस चैप्टर में मेन मैसेज यह है कि सफल वित्तीय प्रबंधन के लिए लचीलापन जरूरी है। हमें अपनी योजनाओं में जगह छोड़नी चाहिए ताकि अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे तो हम उसका सामना सही तरीके से कर सकें। अनिश्चितताओं को नजरअंदाज करने के बजाय हमें उन्हें अपने वित्तीय फैसलों का हिस्सा बनाना चाहिए। मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं कि यह समझदारी नहीं है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि असली बुद्धिमानी यह है कि हम अनजाने और अप्रत्याशित घटनाओं को अपना लें और उनके साथ तालमेल बैठाने की क्षमता विकसित करें। यही दृष्टिकोण हमें दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 30 गलतियां जो हम करते हैं, रूम फॉर एरर। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम वित्तीय निर्णय लेते हैं तो हमें हमेशा गलतियों की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने निवेश या योजनाओं में कुछ लचीलापन और सुरक्षा मार्जिन रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ अप्रत्याशित हो तो हमारी योजना पूरी तरह से न विफल हो। गलतियां, अनिश्चितताएं और अप्रत्याशित घटनाएं जीवन का हिस्सा हैं और इनके लिए तैयार रहना बुद्धिमानी है। लेखक समझाते हैं कि लोग अक्सर अपनी वित्तीय योजनाओं को बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ बनाते हैं। वे मानते हैं कि उनका हर निर्णय सही होगा और चीजें हमेशा उनकी उम्मीदों के अनुसार होंगी, लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। अप्रत्याशित घटनाएं या वित्तीय उतार चढ़ाव हमें ऐसे हालात में डाल सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि सफल निवेशक और वित्तीय योजनाकार वही होते हैं जो संभावित गलतियों और असफलताओं के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। उन्हें पता होता है कि गलतियां होंगी और वे अपनी योजनाओं में लचीलापन रखते हैं। सुरक्षा मार्जिन का होना या निवेश में कुछ अतिरिक्त स्थान रखना आपको वित्तीय असफलताओं से बचा सकता है। चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि जोखिम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें अपनी योजनाओं को इस तरह से बनाना चाहिए कि अगर चीजें उम्मीद के अनुसार न हों तब भी हम सुरक्षित रहें। यही वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 14 आप कौन से खेल खेल रहे हैं? यूल चेंज। अध्याय 14 में मॉर्गन हाउसल इस बात पर चर्चा करते हैं कि समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं, उद्देश्य और लक्ष्य बदलते रहते हैं। ये स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग चीजों को महत्व देते हैं और यही बात हमारे वित्तीय निर्णयों पर भी लागू होती है। जिस चीज को आप आज महत्वपूर्ण मानते हैं वह कुछ सालों बाद आपके लिए उतनी अहम नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि वित्तीय योजनाएं और निवेश भी समय के साथ बदले जा सकते हैं और बदले जाने चाहिए। लेखक समझाते हैं कि वित्तीय निर्णय अक्सर उस मानसिकता के आधार पर लिए जाते हैं जो उस समय हमारी होती है, लेकिन भविष्य में हमारे दृष्टिकोण और इच्छाएं बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम युवा होते हैं तो हम जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं और आक्रामक निवेश रणनीतियां अपनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और हम अधिक सुरक्षित और स्थिर निवेश की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी वित्तीय योजना को स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं समझना चाहिए।
हमें अपनी बदलती प्राथमिकताओं और जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय फैसलों को लचीला रखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि यह समझना जरूरी है कि आप जिस खेल को आज खेल रहे हैं वह भविष्य में बदल सकता है। इसलिए दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए आपको अपनी योजनाओं और रणनीतियों को समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 15, कुछ चीजों का कोई मतलब नहीं होता, नथिंग्स फ्री। चैप्टर 15 में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हर वित्तीय निर्णय की एक कीमत होती है, भले ही वह कीमत सीधे पैसे में न चुकानी पड़े। यह कीमत समय, धैर्य, तनाव या अनिश्चितता के रूप में भी हो सकती है। कई लोग निवेश या वित्तीय फैसलों से तुरंत लाभ की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सफल वित्तीय यात्रा में हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि जैसे हम किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही निवेश में समय और धैर्य खर्च होता है। यदि आप निवेश के जरिए बड़ा लाभ चाहते हैं तो आपको बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव को सहने की कीमत चुकानी होगी। यह मानसिकता जरूरी है कि आप लंबे समय तक निवेश में बने रहें और तात्कालिक लाभ की उम्मीद न करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर वित्तीय निर्णय के साथ कुछ न कुछ त्याग या जोखिम जुड़ा होता है। आपको यह तय करना होगा कि आप किस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, चाहे वह धैर्य हो, समय हो या मानसिक तनाव। कोई भी वित्तीय सफलता बिना कुछ कीमत चुकाए नहीं मिलती। चैप्टर 16, आप और मैं अलग हैं, यू एंड मी। चैप्टर 16 में मॉर्गन हाउसल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा और सोच अलग होती है। हमारी पृष्ठभूमि, अनुभव, प्राथमिकताएं और लक्ष्य अलग होते हैं, जिसके कारण हम सभी वित्तीय निर्णय अलग अलग लेते हैं। एक ही वित्तीय रणनीति हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति का जोखिम लेने का स्तर और भविष्य की जरूरतें भिन्न होती हैं। लेखक समझाते हैं कि जब लोग दूसरों के निवेश या वित्तीय निर्णयों को देखते हैं तो वे अक्सर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि वे व्यक्ति अलग परिस्थितियों में हो सकते हैं। किसी और के लिए जो रणनीति काम कर रही है वह आपके लिए सही नहीं हो सकती। वित्तीय सफलता का रास्ता व्यक्तिगत होता है और इसमें आपको अपने अनुभवों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी वित्तीय योजनाएं खुद के अनुभव और उद्देश्यों के आधार पर बनानी चाहिए, न कि दूसरों को देखकर। हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अनोखी होती है और सफलता के लिए आपको अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को समझकर निर्णय लेना होगा। दूसरों के फैसलों से प्रभावित होकर अपनी रणनीति बदलना सही नहीं है। चैप्टर 17, सबसे महत्वपूर्ण निवेश, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। चैप्टर 17 में मॉर्गन हाउसल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि नकारात्मकता, पेसिमिज्म, अक्सर लोगों को अधिक आकर्षित करती है, खासकर जब बात पैसे और वित्तीय निर्णयों की हो। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग नकारात्मक समाचार और भविष्यवाणियों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं, क्योंकि यह उन्हें संभावित खतरे और नुकसान से बचने का मौका देता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जो हमें सावधान रहने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह वित्तीय निर्णयों में गलत दिशा भी दिखा सकती है। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक समाचार और डरावनी भविष्यवाणियां अधिक विश्वसनीय लगती हैं, क्योंकि वे संभावित खतरों को उजागर करती हैं। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावादी भविष्यवाणियां अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। वित्तीय बाजारों में भी जब चीजें अच्छी होती हैं तो लोग उसे सामान्य मानते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो वे अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हमें नकारात्मकता के आकर्षण से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूरी है कि वित्तीय दुनिया में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाए और केवल नकारात्मक समाचारों पर आधारित निर्णय न लिए जाएं। कभी कभी नकारात्मकता से बचने और अवसरों को पहचानने में ही असली वित्तीय सफलता छिपी होती है। चैप्टर 18, जब आपको इसे जीतने की जरूरत नहीं है, When you'll believe anything। अध्याय 18 में मॉर्गन हाउसल इस पर चर्चा करते हैं कि लोग तब भ्रमित हो जाते हैं जब वे कुछ ऐसा विश्वास करने लगते हैं जिसे उन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता नहीं होती। वित्तीय निर्णयों में भी ऐसा ही होता है। जब लोग जल्दी अमीर बनने की चाहत में होते हैं तो वे किसी भी विचार या योजना को मान लेते हैं, चाहे वह तार्किक हो या नहीं। इसमें अक्सर जोखिम भरे निवेश और गलत निर्णय शामिल होते हैं। लेखक बताते हैं कि वित्तीय दुनिया में अनिश्चितता और अस्थिरता बहुत अधिक होती है, और जब लोग सफलता के लिए बेताब होते हैं तो वे किसी भी राय या योजना को पकड़ लेते हैं। इसमें लालच और जल्दबाजी की भावना प्रमुख होती है, जो उन्हें ठोस तथ्यों और शोध पर ध्यान देने से रोकती है। यह मानसिकता लोगों को ऐसे निवेश करने पर मजबूर करती है जिनकी वे पूरी तरह से समझ नहीं रखते। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय सफलता के लिए धैर्य और सोच समझकर किए गए निर्णय आवश्यक होते हैं। आपको हर विचार और योजना को मानने के बजाय
ठोस तथ्यों और गहन समझ पर आधारित निर्णय लेना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए निवेश या वित्तीय कदम आपको असफलता की ओर धकेल सकते हैं। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। चैप्टर 19 में मॉर्गन हाउसल उन मुख्य सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करते हैं जिन पर किताब आधारित है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता किसी एक रणनीति या नियम का पालन करने से नहीं मिलती, बल्कि यह कई कारकों का संयोजन है। धैर्य, लचीलापन, जोखिम को समझना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना, ये सभी तत्व एक साथ काम करते हैं ताकि आप वित्तीय रूप से सफल हो सकें। लेखक बताते हैं कि पैसा केवल आंकड़ों और निवेश के बारे में नहीं है, यह मनोविज्ञान, व्यवहार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित है। हम में से हर एक की वित्तीय यात्रा और दृष्टिकोण अलग होते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। कोई एक सही तरीका नहीं है, बल्कि कई कारक मिलकर सही फैसले की नींव रखते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय समझ और सफल निवेश के लिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें न केवल पैसे को तर्क संगत रूप से देखना है, बल्कि यह भी समझना है कि भावनाएं, मानसिकता और बाहरी परिस्थितियां हमारे वित्तीय निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। जब ये सभी पहलू एक साथ मिलते हैं, तभी दीर्घकालिक वित्तीय सफलता संभव होती है। चैप्टर 20 लंबे समय तक बने रहना, कन्फेशंस। चैप्टर 20, जो इस किताब का अंतिम चैप्टर है, में मॉर्गन हाउसल अपनी व्यक्तिगत वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभवों को साझा करते हैं। इस चैप्टर में वह अपनी व्यक्तिगत स्वीकारोक्तियों के माध्यम से यह बताते हैं कि वित्तीय सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है और महत्वपूर्ण यह है कि आप जो भी रणनीति अपनाते हैं उसे लंबे समय तक निभा सकें। लेखक स्वीकार करते हैं कि उनकी खुद की वित्तीय रणनीति सरल और सुरक्षित है। वे ज्यादा जोखिम लेने से बचते हैं और एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो उन्हें लंबे समय तक वित्तीय रूप से स्थिर बनाए रखे। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें और मानसिक शांति बनाए रख सकें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अलग होती है और आपको अपनी प्राथमिकताओं और मानसिकता के आधार पर अपनी रणनीति चुननी चाहिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य ही असली कुंजी है, चाहे आप कम जोखिम वाले निवेश करें या उच्च जोखिम वाले। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो भी रास्ता चुनें उसे स्थिरता और अनुशासन के साथ निभाएं। चलिए एक बार फिर एक इन सारे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। 1 by 1 नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर पैसे से जुड़े फैसले लेता है। नंबर 2, लक एंड रिस्क। सफलता और असफलता में किस्मत और जोखिम की अहम भूमिका होती है। नंबर 3, नेवर इनफ। लालच का अंत नहीं होता, संतोष ही सच्ची दौलत है। नंबर 4, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ दिखता है। नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और बने रहना दो अलग कौशल हैं। नंबर 6, टेल्स, यू विन। कुछ बड़े फैसले आपकी सारी असफलताएं बदल सकते हैं। नंबर 7, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वह है जो आप नहीं दिखाते बल्कि बचाते हैं। नंबर 8, सेव मनी। आपकी बचत आपकी इनकम से अधिक महत्वपूर्ण होती है। नंबर 9, रीजनेबल वर्स रैशनल। वित्तीय निर्णय में त्रुटियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। नंबर 10, यूल चेंज। समय के साथ आपकी प्राथमिकताएं और वित्तीय योजनाएं बदलती हैं। नंबर 11, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। निराशावाद हमें आकर्षित करता है, लेकिन आशावाद अधिक फायदेमंद है। नंबर 12, सरप्राइज। जीवन और वित्तीय बाजार हमेशा अप्रत्याशित होते हैं। नंबर 13, रूम फॉर एरर। अपनी योजनाओं में असफलता की संभावना का स्थान अवश्य रखें। नंबर 14, यूल चेंज। समय के साथ हम और हमारी वित्तीय प्राथमिकताएं बदलती हैं। नंबर 15, नथिंग्स फ्री। प्रत्येक निर्णय की अपनी कीमत होती है, चाहे वह पैसा हो या मानसिक शांति। नंबर 16, यू एंड मी। हर किसी का पैसा खर्च करने का तरीका अलग होता है। नंबर 17, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि खुद को उसमें देखना पसंद करते हैं। नंबर 18, द पेरिल्स ऑफ फोरकास्टिंग। भविष्यवाणियों पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा होता है। नंबर 19, डू नथिंग। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय है कुछ न करना। नंबर 20, यूल बी फाइन। अगर आप संयम और धैर्य से काम लें तो आप सफल होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी टॉप 1% कम्युनिटी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ने वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट भी किया होगा। आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं आलोक राज सैनी
आपके संघर्ष और सपनों को सलाम करता हूँ।